हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम यहाँ पर परसेंटेज के 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अगला सेट है वो है चौथा सेट, और डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आई होप कि अभी तक जो भी हमने कंप्लीट किया उसमें से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सर कोई क्वेश्चन आपने गलत किया है या किसी क्वेश्चन में और भी अच्छी ट्रिक आपके पास हो तो आप उसे भी सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो बाकी लोग आते हैं वो देख सकते हैं और वो भी आपकी ट्रिक सीख सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम 3 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो आज हम जाएंगे चौथे सेट पर। क्वेश्चन नंबर 78 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर होती है। देखो, एक तो आप नॉर्मल कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। पहला आपको दी है 12% छूट, दूसरी आपको दी है 5% छूट। बस आपको ये याद रखना कि जब आप छूट निकालते हो ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाता है 12 × 5 अपॉन 100। इस तरह से यहाँ पर माइनस होगा। कब निकालोगे? जब ये डिस्काउंट की बात होती है, डिस्काउंट। लेकिन अगर यही चीज इंटरेस्ट में हो, अगर यही चीज इंटरेस्ट में होती है आपको, सीपी में अगर हम बात करें, सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 हो जाता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है, लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर माइनस होता है। आपको ये चीज याद रखनी है। ओके। चलिए, अब हम निकालते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा। 17 माइनस 0.6 आएगा, तो क्या आएगा, 16.4%। देखो, एक तो ये मेथड है जो आपके लिए बिल्कुल सही है। एक और मेथड आप उपयोग कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12% और 5%, ठीक है ना। तो 12% को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप देखो कायदे से, तो आप 12% को लिख सकते हो 12/100। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप कायदे से देखो तो यहाँ पर क्या, 12 × 1/100 है ये, ठीक है। 12 × 1/100 मतलब कितना हो गया, ये 3/25। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ से बात। तो ये 3/25 हो जाएगा। वहीं अगर हम 5% की बात करते हैं तो 5% कितना होता है, ये होता है 1/20। ठीक है। अब देखो, पहली बार छूट कितनी थी, पहली बार थी 25, और बेचा आपने कितने कितने में, ये बेचा आपने 22 में। ठीक है। दूसरी बार छूट कितनी है, 20, और आपने ये कितने में बेचा, ये आपने बेचा 19 में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 20 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, 22 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। यहाँ पर भी टोटल 22 का हो जाएगा और इस तरफ 20 का हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो नंबर है, सॉरी यहाँ पर 20 कर लेना, क्योंकि ये वाली और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सेम आंसर निकल कर आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एक बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में कितनी की गई है, 10% की वृद्धि। तो अगर हम वृद्धि की बात करें जो कि 10% की गई है, तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। और वृद्धि है इसलिए 10 से कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, क्योंकि एक की वृद्धि की गई है। अब यहाँ पर आगे दिया गया है आपको, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कम करे। तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जितनी हो, अगर मूल्य की हम बात करें तो जो प्राइस होता है, प्राइस है, ये प्राइस अगर बढ़ा है तो जो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि पेट्रोल में कुल व्यय की कोई वृद्धि ना हो, ऐसा आपको निकालना है। तो ये कितना घटा दिया आपने, कंजम्पशन, कंजम्पशन आपने एक घटा दिया। तो क्या किया आपने, एक, कितने के रिस्पेक्ट में, पहले 11 था, अब कितना है, 10 है, तो एक घटा दिया है। आंसर क्या आ जाएगा आपका निकल के, जब आप इसे परसेंट में, सॉरी, जब आप इसे परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%, ऑप्शन बी। ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो थी ये ओल्ड थी, ठीक है, और ये वाली न्यू कीमत है। और वहीं अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो ये वाला ओल्ड कंजम्पशन था, और अब क्या हो गया, ये हो गया न्यू कंजम्पशन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि खपत और प्राइस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आप प्राइस को बढ़ाते हो तो खपत कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो प्राइस अगर 10 से 11 हुई है तो खपत 11 से 10 हो जाएगी। समझ गए, मूल्य को कांस्टेंट रखने के लिए उन्होंने बताया है ना कि व्यय में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, इस वजह से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। अब देखो, यहाँ पर सेम चीज है, क्या हुआ है, 25% की वृद्धि, तो सेम चीज हम लगाएंगे 25%।
वृद्धि की गई 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, वृद्धि की गई है 1 की, मतलब ओल्ड कितना था 4, इसमें हमने 1 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 5। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो मूल वेतन था 4 उतना ही रहे। तो मूल वेतन 4 करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो पहले अब जो नया 5 हो गया है, मूल प्राप्त करने के लिए आपको -1 करना पड़ेगा, तब आपको मूल प्राप्त होगा। ये है मूल्य जो एक्चुअल है। ठीक है ना, एक्चुअल है ये, और ये क्या है, न्यू वाला। ठीक है, अब यहाँ से आपको न्यू में क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, तब आपको एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होगी। तो आप क्या करोगे, एक को कम कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, 5 में से एक को कम कर रहे हो, ना कि 4 में से। तो 5 में से आपने एक को कम किया, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, 100% में से कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आ रही है आपको बात समझ में, ये जो था, ये परसेंट जो हुआ है, ये इंक्रीज किया गया है, 25% इंक्रीज करने के बाद है, ये जो ये वाली वैल्यू, ये इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू है। ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू है, और ये क्या है, ये ओल्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है ये 4, इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। सेम चीज हमने इसमें बोला है, देखो एक ही चीज है, कार है, एक ही कार पर 2 बार 10% कम किए जा रहे हैं, मतलब ये कौन सा केस हुआ, सक्सेसिव केस। जब वस्तु एक ही हो और आप उसमें परसेंट को कम या ज्यादा करते हो, बार बार प्रक्रिया केवल एक ही वस्तु में लगाते हो, सेम वस्तु में लगाते हो, तो वहां पर हम सक्सेसिव केस का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 10% क्या हो रहा है, 10% कम हुआ है। तो अगर हम पहले साल की बात करें तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो 10% का मतलब 10 से हो गया 9। अब दूसरी साल सक्सेसिव कैसे, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये ईयर है ना, तो सेकेंड ईयर में क्या वैल्यू होगी, फिर से आपने 10% कम की, तो 10 से क्या हो गया 9। अब 10 से 9 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर किया 100, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, और ये हो गया 81। तो पहले वैल्यू 100 थी, अब वैल्यू 81 है। ठीक है ना, तो आपकी जो पुरानी वैल्यू है वो 16,000 है, मतलब जो 100 वैल्यू है वो इक्वल टू है 16,000 की, है ना, 16,000 के। तो वन वैल्यू किसके बराबर होगी, 160 के। और आपको क्या वैल्यू चाहिए, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा, मतलब 81 रेशियो चाहिए आपको। तो 81 इंटू 161, 160, जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आनी चाहिए, आपकी वैल्यू आएगी 1606। मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें इस तरह की वैल्यू दी गई, अच्छा दो में दी गई है, तो यहाँ पे 16 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो ना, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का जब आप मल्टीप्लाई करो, इतना तो पता चल ही जाता है, तो पूरा करके मत देखो, जहां तक अंक सेम है केवल वहीं तक करो। जैसे यहाँ पर 0 था, मैंने देखा 0 तो सभी में कोई मतलब नहीं है, 6 है, तो 6 ये दोनों तो हट ही गए, पहले ही हट गए, ये 6 वाला नहीं होगा। फिर आखिरी में आपने देखा कि 9 आ रहा है ना, मतलब 0 नहीं आ रहा है, आपको ये पता चल गया कि 16 × 8 करोगे आप तो 128 होता है, मतलब 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बीटेक कर लेना। देखो क्या होता है, आप पूरा करोगे तब भी वही आंसर आएगा, दूसरा बच्चा है वो भी करेगा, लेकिन अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं देना है, हमें हमें ये देखना है कि आंसर क्या आ रहा है, जहां से हमें आंसर का पता चला हमें टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक गधा बच्चा भी होगा ना, तो उसको भी आप अनलिमिटेड समय दे दोगे ना, तो वो सॉल्व कर देगा, क्योंकि एप्टीट्यूड कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती। अपने आप कॉमन सेंस से भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वहां पर जरूरी होती है एग्जाम में कि आप टाइम कैसे बचाओगे। और टाइम ऐसे ही बचता है, 10-10 सेकंड अगर आप एक क्वेश्चन में भी बचा लोगे ना, 10 क्वेश्चन में भी अगर आपने बचा लिए तो आपके 100 सेकंड बच गए, लगभग 1.5 मिनट आपका बच जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वहां पर करना है। अगला आपसे पूछा गया है, गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है, तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या बताएं क्या होगी, है ना, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो, इसके दो मेथड हैं, एक तो 75% जो मैं रेशियो लेकर करता हूँ वो करना ही है आपको, और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको बोला कि फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 75% को क्या मिला, कनेक्शन मिल गया, इन्हें क्या हुआ, कनेक्शन हो गया इनका। अब जो 1200 होता है, 1200 का 75% आप निकालोगे, अगर हम बात करें 1200 के 75 मतलब 3/4, तो यहाँ से वैल्यू 900 निकल कर आएगी, 3/4। देखो डायरेक्ट आप कर लोगे, 4 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड आप करोगे 1200 में, 300 आ जाएगा, और इंटू 3 आ जाएगा 900, इस तरह से। तो जो फर्स्ट ईयर का आपका डेटा था, फर्स्ट ईयर में आपको 900 घरों में
कनेक्शन हो गए। अब आप देखोगे सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर आप फिर से 75% निकालोगे। लेकिन कितने का आपको 75% निकालना है? 1200 माइनस 900, मतलब कि सिर्फ 300 का आपको 75% निकालना है, ठीक है ना? तो 75% को आप 3/4 लिख लोगे, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो आएगा 300, और आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 25 तिरिक 75। ठीक है ना? तो आंसर यहाँ से आ गया आपका 75। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे मेथड से, रेशियो मेथड से, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ। तो देखो 75 को आप क्या लिखोगे? सबसे पहले 75 को आपने लिखा 3/4, मतलब 4 में से 3 में हुआ है कनेक्शन। तो हम ये निकालेंगे, 4 टोटल था 4, ठीक है? कनेक्शन कितनों में हुआ है? 3 में। और कनेक्शन कितनों में नहीं हुआ है? एक रेशियो अभी बचा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ से तो आपको क्या लिखना है? आपको जो कनेक्शन नहीं हुआ है ना, वो लिखना है। तो 4 में से 1 में कनेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। या फिर आप ऐसा लिख लो कितने में हुआ है, वो भी लिख सकते हो। तो देखो 4 में से 1 में कनेक्शन नहीं हुआ। अब आपने दोबारा किया 75%, तो 75% फिर आप लिखोगे, 75% में फिर से निकल कर ये फर्स्ट ईयर की है ना। अब यहाँ पर लिखोगे आप सेकेंड ईयर का, ठीक है? सेकेंड ईयर में फिर से आप लिखोगे 75, तो फिर आएगा 4 से 1। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है बराबर होनी चाहिए, ठीक है? ये फर्स्ट ईयर की थी और ये सेकेंड ईयर की है, ठीक है ना? सेकेंड ईयर में भी तो 75 में ही हुआ था कनेक्शन, ठीक है? और यहाँ पर भी क्या हुआ? 75 में ही हुआ कनेक्शन। तो फर्स्ट ईयर में 75 मतलब 4/3, तो सॉरी 3/4। मैं इसको रुक दो, लिख देता हूँ एक बार। देखो ये चीज समझना है ना, गलत नहीं होना चाहिए आपका, अच्छे से। तो यहाँ पर 75 को क्या लेगा? 3/4, मतलब ये क्या है? ये टोटल कनेक्शन है जो हो गए हैं, डन है ये, ठीक है? और ये क्या था? ये था टोटल। तो 4 में से 3 में कनेक्शन होगा, 1 में नहीं हुआ, इसलिए हमने लिखा है ये ना होने वाले, ये नो वाले हैं जिनमें कनेक्शन नहीं हुआ। और ये क्या है? ये है टोटल, है ना? तो 4 पहले साल में किसी में भी नहीं हुआ था, इसलिए हमने 4 लिखा। उसके बाद फिर 1 में हो गया, ठीक है? 1 में हो गया, 1 में नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब जो यहाँ पर है, जो बचे हुए हैं, वही तो आएंगे सेकेंड साल में, ठीक है? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो बच गई, वही वैल्यू सेकंड साल में मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये वाले वो कनेक्शन है जिनमें कनेक्शन नहीं हुआ, वो घर हैं जिनमें कनेक्शन नहीं हुआ। और दूसरी साल का डेटा प्रारंभ में हमें ये वाली वैल्यू दिखेगी, प्रारंभ में ये वाली, दूसरे साल के प्रारंभ में ये वैल्यू, और पहले साल के अंत में ये वाली वैल्यू दिखेगी 1। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, इसलिए हम पहले वाले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16, और यहाँ पर आ जाएगा 4। ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है? और दूसरी तरफ ये सेम रहेगा, सेकेंड ईयर का सेम रहेगा, 4 to 1। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 4 से 4 आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 1, मतलब कि 16 था टोटल, और एक है जिसमें कि कनेक्शन नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो 16 वैल्यू किसके बराबर थी? आपकी थी 1200 के बराबर। तो एक वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ से 75 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। और एग्जाम में यही वाली अप्रोच करना आप, ठीक है ना? ये वाली मत करना, 900 निकालना, 75 निकालना, ये नहीं करना है, ये वाली अप्रोच करना है, ठीक है? 75 डायरेक्ट आ जाएगा आपको, आप चाहो तो करके देख लो। 1200/16 आप करोगे तो 16 से आराम से चला जाएगा, 7 बार में जाएगा, फिर बचेगा 8, तो 5, 16 पंचे 80, ठीक है ना? तो 75 आसानी से आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? देखो 10% की वृद्धि, सेम चीज, 10% की वृद्धि, और दूसरी तरफ 10% की कमी। 10% को हम 1/10 लिखते हैं, ठीक है? अब देखो पहली बार क्या हुआ? वृद्धि, वृद्धि के टाइम 10 से 11 हुआ। अब ये क्या हुआ? कमी के टाइम क्या हो गया? 10 से 9 हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई, तो यह और यहाँ पर 1 की कमी हुई। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 से 99, मतलब आपको क्या दिख रहा है? -1, 1 की कमी हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। तो इसका जब आप परसेंट निकालोगे तो आसानी से आ जाएगा कि 1% की कमी। ठीक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो कि 10 और 10% की वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है 10% की, फिर यहाँ पर 10% की वृद्धि के लिए और यहाँ पर कमी के लिए अपॉन में 100, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -100/100, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी -1। ठीक है? तो 1% की कमी इस तरह से आप निकाल लोगे।
यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम मानेंगे कि जो इनिशियल प्राइस था टमाटर का, मतलब प्रारंभिक मूल्य था जो टमाटर का, इनिशियल प्राइस जो था, वो कितना था? एक्स रुपए प्रति किलोग्राम, हम ये मान लेंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया कि 25% का उसने इंक्रीज कर दिया, तो जो अब न्यू प्राइस आ जाएगा वो प्रति किलोग्राम कितना आ जाएगा? एक्स इंटू 125 अपॉन 100, मतलब कि आएगा यहाँ से 5x/4, है ना, रुपए प्रति किलोग्राम है ये, 1 किलोग्राम रुपए, 1 किलोग्राम इतने रुपए में मिलेगा। और जो सुधा है, सुधा ने कितना बढ़ा दिया? सुधा ने बढ़ा दिया 15% अपने खर्च पर। तो अब उसको कितना टमाटर मिलेगा? जो पहले मिल रहा था एक्स रुपए में, एक्स प्रति किलोग्राम था, अब कितना हो गया है? अब मिलेगा उसको 23/20, 115/100 कर दिया मैंने, तो इतना मिलेगा, ठीक है। इतना टमाटर, इतना रुपया है उसके पास। अब देखो, यहाँ पर आपको निकालना है टमाटर की मात्रा, तो टमाटर की मात्रा निकालने के लिए सुधा के पास, सुधा कितना खर्च करना चाहती है टोटल प्रति किलोग्राम पर, बटे में टमाटर प्रति किलोग्राम कितना है? 5x/4, इतना है, ठीक है ना। सुधा इतना खर्च करना चाहती है और प्रति किलोग्राम की कीमत ये है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए 40 रुपए लेकर, ठीक है, और आलू की कीमत या टमाटर की कीमत है 4 रुपए प्रति किलोग्राम, तो आप क्या करते हो? कितना आएगा? 40/4 करते हो और यहाँ पर 10 निकल कर आ जाता है कि 10 किलोग्राम आप ले आओगे, ठीक है ना। तो यहीं से मात्रा है, ये क्या है? ये आपके पास में टोटल इन हैंड वैल्यू है, इन हैंड मनी जो आपके हाथ में है। और ये वाली क्या है? पर किलोग्राम, पर किलोग्राम प्राइस, ठीक है। जब आप यहाँ से पूरा कैंसिल करोगे और निकालने की कोशिश करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी मात्रा में 23/25। ये क्या है? ये न्यू मात्रा है जो आप लेके आ रहे हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि पहले वो ला रही थी 25 और अब वो ला रही है 23, मतलब कितने की कमी है? 2 की कमी है। किसके रिस्पेक्ट में कमी है? 25 के रिस्पेक्ट में कमी है, क्योंकि ये वाला ओल्ड है जो पहले ला रही थी और ये वाला न्यू है जो अब ला रही है। तो 25 की है, इसको परसेंट में निकालोगे आप तो यहाँ से आपका 8% निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है तो प्रारंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? सेम चीज करना है आपको, ठीक है। पहली साल 11% बढ़ा, दूसरी साल 11% कम हो गया, फिर आप वापस यहाँ पर आए और यहाँ पर 11 इंटू -11, है ना, इस तरह से आपने किया, अपॉन में किया 100, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप क्या लगाओगे? -121/100% है ये, तो यहाँ से निकल कर आएगा -1.21%, मतलब इतने परसेंट की कमी हो गई। ये फॉर्मूला होता है ना, A+B+AB/100, ये वाला होता है फॉर्मूला, इसलिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा आंसर? आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। और वैसे भी आप लगा सकते हो कि 11% बढ़ता है तो क्या हो गया? 11% मतलब 111/100, इस तरह से आप कर सकते हो, 100 से 111, लेकिन इसमें बहुत लेंदी पड़ेगा और दोबारा फिर से 100 से 111, तो ऐसे में लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको आप उपयोग करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, आपसे ये पूछा है। देखिए, आपको यहाँ पर बताया 25%, सॉरी 25% की कमी हो गई। 25% कमी मतलब 1/4 की कमी, तो मतलब 4 से 3 हो गया। ये ओल्ड है वैल्यू और ये न्यू है वैल्यू, मतलब यहाँ पर -1 की कमी हुई। अब आप चाहते हो कि पुरानी कीमत बनी रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप 3 में 1 बढ़ाना पड़ेगा, तब ये 4 होगा, ठीक है ना। तो पुरानी वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? 1 बढ़ाया, किस में बढ़ाया? 3 में बढ़ाया, ठीक है ना, 3 में 1 बढ़ाया। और आप इसको परसेंट में निकालना चाहते हो तो इनटू आप कर दोगे 100, अब यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगी? 100/3%, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर बोला है एक भिन्न y/x, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक भिन्न y/x मान लेंगे। अब उसने बोला है कि y में 12% की वृद्धि कर दी, ठीक है ना। तो y में 12% की वृद्धि करने का मतलब क्या है? यहाँ पर पहले y था और 12% की वृद्धि मतलब 12y, ये वृद्धि कर दी। इसके बाद
जो एक्स था उसमें 12% की कमी कर दी, तो एक्स था पहले और 2% की कमी मतलब -2x ये कर दिया, और जो नई भिन्न निकल कर आई वो निकल कर आई है 6/7। ठीक है, ये चीज आपको भिन्न निकल कर आ रही है, बस इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13y अपॉन, सॉरी यहाँ पर 100 लिखना आप, तभी आएगी है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे 112। ठीक है, 112, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साफ कर लूं फिर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 112y और बटे में लिखोगे 98x और इक्वल टू में आपको 6/7 दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आप इसको कैंसिल कर लोगे, जैसे भी ये कैंसिल होगा, सबसे पहले हम इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 से ये जाएगा 49, यहाँ पर 2 से जब आप करोगे तो ये जाएगा 56, 7 से आप इसे डिवाइड कर दोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये वाला जाएगा 8 टाइम्स, फिर इसको 7 से इधर, 7 से इधर कर लोगे, फिर इधर 3 और इधर 4, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी y/x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3:4, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ओके, चलिए, और एक और तरीका भी होता है, चलो ठीक है छोड़ो उसको, यही ज्यादा बेटर है उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो उसने क्या किया, कीमत में 20% वृद्धि की, ठीक है ना, सॉरी कीमत में 20% कमी की, लेकिन जो वृद्धि थी वो 20% बढ़ गई। अगर कायदे से देखा जाए तो मूल्य जो होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि जो मूल्य होता है वो कंजम्पशन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आप मूल्य में क्या कर रहे हो, 20% की कमी कर रहे हो, मतलब आपका 20% को 1/5 लिखोगे और यहाँ पर मूल्य क्या होगा 5, और 1 की कमी के साथ ये हो गया 4। और वहीं आप क्या कर रहे हो, बिक्री में वृद्धि हो रही है, बिक्री में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब जो कंजम्पशन या सेलिंग जो भी आप मानना चाहो, 20% की क्या हो रही है वृद्धि, मतलब 1/5। तो वृद्धि क्या थी, पहले 5 थी और अब क्या हो गई 6 हो गई, एक का इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 25 का टोटल था और यहाँ पर कितना था 24, तो क्या हुआ एक की कमी हुई 25 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर आप परसेंट निकालोगे तो आपको क्या वैल्यू निकल कर आई, 4% की कमी। समझ में आ रही है बात। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है 20% की कमी हो रही, यहाँ पर 20% की कमी है ये, ठीक है ना, 1/5, तो 5 से 4 हो गया, और कंजम्पशन क्या हो रहा है या सेलिंग हम बोल सकते हैं, सेलिंग उन्होंने दिया, जो जो सेलिंग है वो 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि 5 से 20%, 1/5 होता है तो 5 + 1 तो 6 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 25 24, और आप देखो एक की कमी हुई यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, तो आ गया 4%, तो 4% की कमी होगी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रहने वाले रेजिडेंशियल फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान मूल्य 6 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। सेम चीज आपको करनी है, फ्लैट की कीमत है और 15% की वृद्धि हो रही है हर साल, 15% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो एक तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप यहाँ पर 6 लाख 60 लाख लिख लो, और उसके बाद 15% की वृद्धि के साथ 115/100, और यहाँ पर फिर से 115/100, ये आप कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। बाकी ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे 15% की वृद्धि हो रही है, 15% को आप लिखो 3/20, मतलब कि पहले था 20 और अब हो गया 23, और फिर से 20 और 20 से कितना हो गया 23, ठीक है ना, इतना ही होता है। यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आएगी 400, और 23 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 529। अब यहाँ पर जो ये 400 वैल्यू दी है वो दी है 60 लाख के बराबर, तो ये वाली जो 400 वैल्यू इसे आप करोगे 60 लाख के बराबर, ठीक है ना। इसको आप आसानी से कर सकते हो, 600 × 100 × 100, इस तरह से मैं इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि डिवाइड देना आसान हो जाता है। ये किया और यहाँ से आ गया 25, ठीक है। तो ये एक वैल्यू निकली है, एक वैल्यू निकली है 25 × 600, जो भी आए, कितना आएगा यहाँ से 150 और 00, 15,000 आ रहा है, ठीक है ना। एक वैल्यू आ रही है यहाँ से 15,000, एक रेशियो है ये 15,000, तो आपको निकालना है 529 रेशियो, तो 15,000 गुणे करना है 529 की, काफी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर भी वैसे ही कैलकुलेशन है, देखो वही चीज निकल कर आई है, कुछ अलग नहीं आया है यहाँ पर निकल कर। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप 529 × 15 × 10⁻³ तो ऑलरेडी दिया ही है,
तो 15 नंबर 135 की 5 बची 13, 15 दूनी 30 और 13 43 और 15 पच्चीस 75, 75 4 79। ठीक है, और इनटू में कितना आया 10 की घात 3। तो आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी 79350000। यहाँ पर आंसर कोई है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सॉल्व करना, ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकेश अंबानी शर्ट पर 30%, 25% और 15% की क्रमानुसार छूट पाता है। मुकेश अंबानी नहीं, मुकेश अपनी मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% की क्रमानुसार छूट पाता है। एकल बराबर छूट ज्ञात करनी है अपन को। तो देखो 30% की छूट, 25% की छूट और 15% की छूट, तीन छूट हो रही है। या तो आप इसको ऐसा कर लो कि यहाँ से आप 100 और इस पर 30% की छूट, ठीक है ना, तो आपके पास बचेगा कितना 70/100। फिर यहाँ पर 25% की छूट तो 75/100 और फिर यहाँ पर 15% की छूट, तो आपके पास में बचेगा 85/100। और फिर जो भी वैल्यू निकल कर आए उसको 100 में से माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा मैं आपको बताऊं तो आप कैसा करोगे, एक तो था 30%, 25% और एक था 15%। 30% को हम लिखेंगे 3/10, 25 को 1/4 और 15 को 3/20। तो अगर हम छूट की बात करें तो ये सभी वैल्यू आप आसानी से लिख लोगे। 10, 10 में आपने दी 3 की छूट तो यहाँ पर आया 7। उसके बाद 4, 4 में आपने दी 1 की छूट तो यहाँ पर आया 3। उसके बाद 20, तो 20 में आपने दी 3 की छूट तो यहाँ पर आया 17। यहाँ से आपको फाइनल वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, 20, 20 चौको 80, 80 गुणे 10 करोगे तो आएगा आपका 800। ठीक है, इस तरफ आ रही है वैल्यू 800। और यहाँ पर आप बात करोगे तो 7 त्रिक 21, 21 और 17 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 21 गुणे 17 करोगे तो 17, 170, 170 दूनी 17 दूनी 34, तो 340 और 17 367। यहाँ से आएगा आपका 367 वैल्यू, ये वाली निकल कर आएगी। ठीक है, आप ये आसानी से कर लोगे। हम्म, कर लोगे ना। ठीक है, चलो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग कर लो। 357 आएगी, 67 नहीं आएगी, ये 357 आएगी। ठीक है, चलिए 340। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अंतर आया, कितने का अंतर आया, ये अंतर आया है आपके पास में 443 का। तो आपको निकालनी है 443 800 की कितनी परसेंट है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 443 8, यहाँ पर 100 होता वैसे, लेकिन ये डबल जीरो था तो ये कैंसिल हो गया। अब आपको 8 का भाग दे देना 443 में, जो वैल्यू निकल कर आ जाए वो आंसर। तो 8×5 = 40, 4 बार में जाएगा, 4×3 = 33, फिर गया 5 बार में, फिर 4 बार में गया, फिर आया 3, फिर लगाया दशमलव जीरो और फिर आया 3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 38%। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये सेकंड मेथड है और ये वाला कौन सा था, ये वाला फर्स्ट मेथड था। दोनों एक ही हैं। आप अगर वैल्यू निकाल कर देखो तो ये जो आ रहा है 10 4 20, यहाँ से आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये चीज अगर आपके एक बार दिमाग में बैठ गई ना, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बहुत कम समय में कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको जल्दी जल्दी कर लेना। इस तरह से अगर आप करोगे ना, आपको 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे इतने क्वेश्चन को करने में। ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज लिखनी पड़ती है इसलिए ऐसा हो रहा है। वरना मुझे बस इतना लिखना है, ये सब तो मुझे लिखना ही नहीं है। 357 58 ये तो वैसे ही आ जाएगा। अगर दिख रहा है 800 अपने माइंड में रखेंगे हम, यहाँ से मल्टीप्लाई 357 आप अपने माइंड में रखोगे, 443/8 सीधा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2/5। अच्छा ये पता तो है ना ये कैसे आता है, इसको हम, देखो मैं ये बता देता हूँ एक बार निकाल कर। देखो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये 40% है ना, तो 40 और पर के लिए, पर मतलब होता है डिवाइड, और सेंट को हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा हो ना, सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2 लिखते हैं ना हम। डेसीमीटर मतलब 10 की घात -1, है ना। मीटर 10 की घात माइनस, सॉरी 10 गुणे करते हैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद आप लिखते हो नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9, इस तरह से। तो इसी तरह से सेंटीमीटर, जहां पर भी परसेंट आ गया, सेंट मतलब 10 की घात -2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है, इस तरह से। अब देखो उन्होंने बोला है कि पहले उन्होंने क्या किया, 40% की कमी की और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, 40% की वृद्धि कर दी। तो यहाँ पे आप 40% को 2/5 लिख सकते हो। तो 5 से
पहले उन्होंने की कमी तो आया 3, उसके बाद फिर 5 से फिर उन्होंने की 2 की वृद्धि तो आ गया ये 7। तो फाइनल वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 21। तो कमी कितने की हुई, 4। तो 4 की कमी हुई किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर आप इसको परसेंट में निकालोगे तो आसानी से 16% की कमी आ जाएगी। ओके, क्या आ जाएगी, 16% की कमी। अब देखो, अगर आपको ये याद होता कि 1/5 मतलब, सॉरी 1/25 मतलब 4% होता है, तो 4 चौको 16 आप डायरेक्ट निकाल देते, ऑप्शन ए हो जाता है ना। तो इस तरह से समय बच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि, सॉरी, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की गई, एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है ना, नई सरकारी नीति में देखो उसने क्या किया, 35% की क्या की वृद्धि। अब 35% को आप कैसे लिख सकते हो, 35% को आप लिख सकते हो 7/20। कैसे आया ये, 35/100, इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा और 7/20 आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वृद्धि की है, तो वृद्धि के केस में क्या होगा, 20, और फिर वृद्धि की उन्होंने 7 की, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 27। ये चीज निकल कर आई। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए, और मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, प्राइस के। ठीक है ना। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है, मतलब इतना हो गया 27, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, मतलब कंजम्पशन 27 से 20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वृद्धि नहीं है, कोई वृद्धि ना हो, ये जो आपको देखनी है व्यय में। इसलिए तो अगर 20 से 27 हुआ है, ये जो है ये प्राइस हुआ है, प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसी रेशियो में डिक्रीज होता है जिस रेशियो में इंक्रीज होता है। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, फाइनल, प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, प्याज के मूल्य में 35% की अगर वृद्धि की जाती है तो। ठीक है, यहां से क्या हुआ, खपत में कितनी कमी हो गई, -7, 7 की कमी हुई किसके रिस्पेक्ट में, 27 के रिस्पेक्ट में। ओके, इनटू में यहाँ पर करना है आपको 100, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं तो 27 का हम डिवाइड देंगे, 27 का डिवाइड देंगे अपन 700 में, वैल्यू कितनी आएगी, 2 बार में जाएगा ये सबसे पहले तो 54 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से निकल कर आएगा 16 और फिर 0, फिर यहाँ पर जाएगा 6 बार में, 7×42, हाँ अप्रोक्स 6 बार में जाएगा। वैसे अगर देखो तो 6 से थोड़ा कम रहेगा, 5 टाइम्स हम इसको सबसे पहले करेंगे तो ये चला जाएगा 135, और यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 25। फिर आप करोगे दशमलव, फिर आया 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर करीब 9 बार में ये चला जाएगा, है ना। तो 25, यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आएगी, 25.9%, मतलब कि 26%। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला। ये समझ में तो आ रहा है ना कि कैसा हुआ, ये यहाँ से हुआ है जो कंजम्पशन होता है ना, ये वाली आपने लिखी है ना, ये वाली जो चीज है जो मैंने अभी लिख कर दिया आपको, कंजम्पशन प्राइस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, की चीनी सीता को होगा, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखो चीनी का मूल्य सेम चीज आ गया, मैं ये होमवर्क में भी दे सकता हूँ। देखिए चीनी के मूल्य, फिर वही चीज आ गई कि जो प्राइस है, प्राइस 1 अपॉन कंजम्पशन। ठीक है ना, ये चीज होती है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 30% की क्या की मूल्य में वृद्धि, 30% को 3/10 हम लिख सकते थे। जो मूल्य था 10 से कितना हो गया, +3 होके 13 हो गया। ये क्या था, ये हुआ है मूल्य। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है खपत। खपत कितनी हो जाएगी, 13 से 10 हो जाएगी। अब ये क्या हुआ, ये 3 की कमी हुई, 3 की कमी हुई किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में। और इनटू में आपको करना है 100, क्योंकि आपको निकालनी है परसेंट। ठीक है ना। तो अगर आप वैसे भी देखो कि अगर 1/13 की आप बात करते हो, अगर आपको डायरेक्ट याद होता तो आप सीधे आंसर पर पहुंच सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 1/30 मैंने आपको बोला था, 1/25 तक आपको क्लियर याद होना चाहिए। ओके, यहाँ से आप निकाल लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी -300/13। तो यहाँ से कितनी जाएगी वैल्यू, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, फिर आ जाएगी
3 सही 1/13% है ना, ये आएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 23 सही 1/13%। ठीक है, ये है आपकी वैल्यू। ओके। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। आपको किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कंजूसी मत करना यार, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।